हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। यहाँ आपको एक से बढ़कर एक रोमांटिक, रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाले उपन्यास सुनने मिलेंगे। तो सबसे पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि मैं आपके लिए हर दिन नए नए उपन्यास ला सकूं। आज मैं लेकर आई हूँ एक नया और बेहद दिलचस्प उपन्यास, रीबॉर्न ऑफ द क्वीन। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अपनी दुनिया में बेहद पावरफुल थी, इतनी कि उसके नाम से पूरा अंडरवर्ल्ड कांपता था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसके अपने ही लोगों ने उसे धोखा देकर मार डाला, पर मरने से पहले वो भी अपने दुश्मनों को साथ खींच कर ले गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। क्योंकि जब उसने फिर आंखें खोलीं, तो पाया कि उसका रीबॉर्न हो चुका है। और अब वो एक नॉवेल की उस लड़की के शरीर में थी, जो नॉवल की विलन थी, जिसे उसकी फैमिली बहुत प्यार करती थी, पर उस प्यार के पीछे भी छुपे थे कुछ गहरे, काले राज, जो धीरे धीरे सामने आने वाले थे। पुनर्जन्म, विलेन की वापसी, द क्वींस रिडेम्पशन। एपिसोड 1, मौत का तांडव और साम्राज्य का उदय। भाग 1, विश्वासघात की वह ठंडी रात। रात के 2 बज रहे थे। घने जंगलों के बीच खड़े उस पुराने खंडहर के ऊपर आसमान जैसे किसी के मातम में फट पड़ा था। बारिश की बूंदें नहीं गिर रही थीं, बल्कि बर्फीले तीर बरस रहे थे जो त्वचा को चीरकर हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे। हवा की सरसराहट ऐसी थी जैसे हजारों रूहें एक साथ चीख रही हों। इसी खंडहर के बीचों बीच टूटे हुए पत्थरों और मलबे के ढेर पर अमीशा पड़ी थी। अमीशा, जिसे पूरी दुनिया अंडरवर्ल्ड की रानी कहती थी, जिसके एक इशारे पर देशों की अर्थव्यवस्था गिर जाती थी, आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग हार रही थी। उसकी महंगी काली लेदर जैकेट पूरी तरह फट चुकी थी। उसके दाहिने कंधे से खून का फव्वारा निकल रहा था, जो बारिश के गंदे पानी के साथ मिलकर जमीन पर एक गहरा लाल समंदर बना रहा था। उसकी आंखें अधखुली थीं, लेकिन उन आंखों में हार नहीं, बल्कि एक जानलेवा पागलपन था। अमीशा, उठो ना, देखो तुम्हारी सल्तनत कैसे बिखर रही है, एक परिचित आवाज गूंजी। अमीशा ने धीरे से अपना सिर उठाया। सामने राज खड़ा था, वही राज जिसे अमीशा ने सड़क से उठाकर माफिया किंग बनाया था। राज ने अपनी महंगी पिस्तौल की ठंडी नली अमीशा के खून से सने गाल पर टिका दी। तभी अंधेरे से लीसा बाहर आई। वह अमीशा की सगी बहन मानी जाती थी। लीसा ने अपनी 5 इंच की नुकीली हील्स को अमीशा के खुले जख्म पर रखा और पूरी ताकत से दबा दिया। आह! अमीशा के गले से एक दर्दनाक चीख निकली, जिसे उसने अपने दांतों के बीच ही घोंट दिया। वह इन गद्दारों के सामने रोना नहीं चाहती थी। बेबी देखो ना, अभी भी इसकी अकड़ नहीं गई, लीसा ने राज के गले में हाथ डालते हुए कहा और अमीशा के चेहरे पर थूका। मौत सामने खड़ी है, और ये हमें ऐसे घूर रही है, जैसे आज भी हम इसके पालतू कुत्ते हों। राज हंसा, वह हंसी किसी शैतान जैसी थी। अमीशा, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा दिल थी। तुमने हम पर भरोसा किया, और हमने उस भरोसे का इस्तेमाल तुम्हारी कब्र खोदने में किया। बस वो, एरेना, चिप हमें दे दो, फिर तुम्हें तड़प तड़प कर मरने की जरूरत नहीं होगी। तभी खंडहर की सीढ़ियों से उतरते हुए 2 और साए दिखाई दिए। अमीशा की आंखें फटी की फटी रह गई। वे सुदर्शन और दामिनी थे, उसके गोद लेने वाले माता पिता। मौत के डर से पागल हो गई है ये, दामिनी ने अपनी आंखों में नफरत भरकर कहा। जिस प्रॉपर्टी के लिए हमने तुझे अनाथालय से निकाला था, वो अब कानूनी तौर पर हमारी है। तू हमारे लिए सिर्फ एक जरिया थी, अमीशा। अब तेरा खेल खत्म हुआ। अमीशा के होठों पर एक ऐसी हंसी आई जो देखकर राज और लीसा कांप उठे। वह जोर जोर से हंसने लगी। उसके मुंह से खून के छींटे राज के सफेद जूते पर गिरे। तुम सब इतने बेवकूफ हो, अमीशा की आवाज में मौत जैसी शांति थी। तुम यहाँ उस चिप के लिए आए हो जिसे मैंने अपने वजूद से जो रखा है। और तुम भूल गए कि यह खंडहर मेरी टेरिटरी है। यहाँ परिंदा भी मेरी मर्जी के बिना पर नहीं मार सकता। मैं तो चाहती थी कि तुम सब एक साथ यहाँ आओ, ताकि मैं तुम सबको एक साथ नरक भेज सकूं। अमीशा ने अपने कलाई की घड़ी का एक बायोमेट्रिक बटन दबाया। घड़ी से एक नीली रोशनी निकली और एरेना की मैकेनिकल आवाज गूंजी। मास्टर, सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस एक्टिवेटेड। 10, 9,
8 राज और लीसा के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। पागल औरत, तू हमें भी मारेगी? राज ने चिल्लाकर भागने की कोशिश की, पर अमीशा ने रेंगते हुए उसका पैर पकड़ लिया। नरक में मेरा इंतजार करना। हैप्पी डेथ जर्नी। धमाका। एक जोरदार धमाके ने पूरे जंगल को हिला कर रख दिया। आग की लपटें बादलों को छू रही थीं। अमीशा, राज, लीसा और वे गद्दार माता पिता, सब कुछ एक पल में राख हो गया। मरते वक्त अमीशा को सिर्फ एक चेहरा याद आया, उसका सबसे बड़ा दुश्मन, वियान मल्होत्रा। वह अकेला था जिसने हफ्तों पहले उसे चेतावनी दी थी, पर अमीशा ने उसे अपना दुश्मन मानकर उसकी बात ठुकरा दी थी। पार्ट 2, नया शरीर, वही रूह। खंडहर में हुए उस भीषण धमाके की गूंज अभी भी जैसे हवाओं में तैर रही थी। आग की लपटों ने सब कुछ राख कर दिया था। लेकिन उसी पल, मील दूर शहर की सबसे पॉश कॉलोनी, रायचंद मिशन के एक बंद कमरे में सन्नाटा टूट गया। अचानक, एक ठंडी सिहरन अमीशा की रीढ़ की हड्डी में दौड़ी। उसे लगा जैसे हजारों बर्फीली सुइयां एक साथ उसके दिमाग में चुभाई जा रही हों। एक लंबी, तड़पती हुई सांस के साथ उसकी आंखें खुल गईं। उसकी दृष्टि धुंधली थी। छत पर लगा कीमती क्रिस्टल झूमर उसकी आंखों में चुभ रहा था। उसने जोर से खांसा, उसे लगा उसके फेफड़ों में अभी भी धमाके का धुआं भरा है। पर अजीब बात थी, उसे कोई दर्द नहीं हो रहा था। मैं बच गई। पर कैसे? उसने अपनी आवाज सुनी और ठिठक गई। यह आवाज उसकी नहीं थी। यह भारी और अधिकारपूर्ण नहीं थी, बल्कि कोमल, सुरीली और बहुत मासूम थी। उसने अपने हाथों को ऊपर उठाया। वे हाथ खून से सने नहीं थे। वे कोमल थे, बेदाग थे और उनकी उंगलियां लंबी और नाजुक थीं। वह घबराकर बिस्तर से उतरी। पैर जमीन पर रखते ही उसे मखमल के कालीन का एहसास हुआ। पूरा कमरा गुलाबी पर्दों, टेडी बियर्स और फूलों की खुशबू से भरा था। अमीशा को इस रंग और इस बनावटी मासूमियत से नफरत थी। तभी उसके दिमाग में एक जानी पहचानी मैकेनिकल आवाज गूंजी, सिस्टम रिबूटिंग, न्यूरोलिंक स्टैब्लिश्ड। मास्टर, स्वागत है। अमीशा के रोंगटे खड़े हो गए। एरेना, तुम मेरे साथ यहाँ कैसे? एरेना, एआई चिप, मास्टर, धमाके के समय मैंने आपके मस्तिष्क की तरंगों, ब्रेन वेव्स, को क्वांटम डेटा में बदल दिया था। पास के रायचंद अस्पताल में इस लड़की, समाया रायचंद की मौत ठीक उसी सेकंड हुई थी। मैंने आपके डेटा को इसके खाली मस्तिष्क में सुरक्षित कर लिया है। पुनर्जन्म सफल रहा। अमीशा लड़खड़ाते हुए ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने पहुंची। आईने में जो चेहरा उसे दिखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। आईने में एक 18 साल की बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें समुद्र जैसी नीली थीं, त्वचा दूध जैसी सफेद और बाल घुटनों तक लंबे और रेशमी थे। वह किसी अप्सरा जैसी लग रही थी, लेकिन उस चेहरे के पीछे अमीशा की खूंखार रूह थी। समाया रायचंद। अमीशा ने अपने नए चेहरे को छूते हुए कहा। उसकी आंखों में एक डार्क चमक आई। तो मैं अब इस गुड़िया के शरीर में हूं। एरेना, मास्टर, सावधानी बरतें। इस शरीर की हालत गंभीर है। समाया की मौत, कार्डियक अरेस्ट, से नहीं हुई थी। डेटा स्कैनिंग से पता चला है कि इसे पिछले 10 सालों से न्यूरोस्प्रेसेंट, दिमाग सुस्त करने वाली दवा, दी जा रही थी। इसे एक टॉय स्टार बनाकर रखा गया था। अमीशा ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। टॉय स्टार मतलब एरेना, समाया, रायचंद साम्राज्य की इकलौती वारिस है। उसके माता पिता और चाचा चाची उसे मंदबुद्धि बनाकर रखना चाहते थे ताकि वे सारी जायदाद हड़प सकें। उसे उसकी सहेली मीरा की नकल करने पर मजबूर किया जाता था, क्योंकि उसका मंगेतर समर्थ सिंघानिया मीरा को पसंद करता है। समाया सिर्फ एक जरिया थी 2 बड़े बिजनेस घरानों को जोड़ने का। अमीशा, अब समाया, जोर से हंसी। उसकी हंसी उस मासूम चेहरे पर बहुत डरावनी लग रही थी। तो इस लड़की को जीते जी मार दिया गया था ताकि लोग इसकी दौलत पर ऐश कर सकें। और आज इसकी सगाई है। उसने आईने में अपनी नीली आंखों को देखा, जो अब गुस्से से गहरी काली पड़ रही थीं। चिंता मत करो समाया, जिन्होंने तुम्हें ये दवाइयां दी, जिन्होंने तुम्हें खिलौना समझा, अब उन्हें पता चलेगा कि जब एक रानी मरकर वापस आती है, तो वह कितनी खतरनाक होती है।
तभी कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बेटा समाया, तुम जाग गई। देखो, मैं तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ। समाया के होठों पर एक कातिलाना मुस्कान आई। उसने एरेना से कहा, एरेना, इस घर के हर कोने का नक्शा और हर सदस्य का काला चिट्ठा तैयार रखो। अब खेल शुरू होता है। पार्ट 3, झरीली ममता और रानी का पहला वार। कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। अपर्णा रायचंद अंदर दाखिल हुईं। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर कोई भी कह देता कि वह दुनिया की सबसे प्यारी माँ है। लेकिन समाया, अमीशा, की आंखों ने उस मुस्कान के पीछे छिपे लालच को भांप लिया था। अपर्णा के हाथ में चांदी की एक ट्रे थी, जिसमें सफेद बादाम वाला दूध एक कीमती कांच के गिलास में रखा था। समाया बेटा, तुम उठ गई। देखो, मैंने तुम्हारे लिए खास बादाम वाला दूध बनाया है। इसे पी लो, चेहरे पर रौनक आएगी। आज तुम्हारी और समर्थ की सगाई है। तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन दिखना है। अपर्णा ने समाया के करीब आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। समाया को उस स्पर्श से घिन आ रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि यह हाथ ममता के नहीं, बल्कि एक कसाई के है, जो अपनी बकरी को हलाल करने से पहले खिला रहा है। एरेना, एआई चिप की आवाज गूंजी, मास्टर, स्कैनिंग पूर्ण। इस दूध में न्यूरोस्प्रेसेंट और स्लीपिंग पिल्स का घातक मिश्रण है। अगर आपने यह पिया, तो अगले 6 घंटों तक आपका दिमाग पूरी तरह सुस्त हो जाएगा और आप सिर्फ दूसरों के इशारों पर नाचेंगी। समाया ने धीरे से दूध का गिलास हाथ में लिया। उसने गिलास को अपनी नाक के पास ले जाकर उसकी खुशबू ली। क्या हुआ बेटा? पी लो ना। अपर्णा की आवाज में थोड़ी बेचैनी थी। समाया ने अपनी नीली आंखें उठाकर सीधे अपनी माँ की आंखों में झांका। अपर्णा को लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। समाया की आंखों में वह पहले वाली डरपोक चमक नहीं थी, बल्कि एक ऐसी गहराई थी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। माँ, क्या आपने इसमें कुछ खास मिलाया है? समाया ने ठंडे स्वर में पूछा। अपर्णा हकलाने लगी। खास नहीं तो, बस बादाम और केसर है। झूठ। समाया की आवाज पूरे कमरे में गूंजी। उसने अचानक अपना हाथ ढीला छोड़ा और दूध का गिलास फर्श पर पटक दिया। कड़कड़ाने की आवाज हुई और कीमती कांच के 100 टुकड़ों में वह झरीला दूध फर्श पर किसी सफेद सांप की तरह फैल गया। कुछ छींटे अपर्णा की महंगी साड़ी पर भी गिरे। बेटा, ये क्या बदतमीजी है? अपर्णा चौंक कर पीछे हटी। समाया बिस्तर से उतरी। उसकी चाल में अब एक रानी जैसा दबदबा था। वह अपर्णा के इतने करीब गई कि दोनों की सांसें टकरा रही थीं। बदतमीजी मैंने नहीं, आपने की है माँ। पिछले 10 सालों से आप मुझे ये जहर पिला रही है, ताकि मैं एक ज़ॉम्बी बनी रहूं, ताकि मैं कभी ये न पूछ सकूं कि मेरे पिता की वसीयत में मेरे लिए क्या लिखा है। अपर्णा का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें दवाइयों की जरूरत है। तुम्हारा मानसिक संतुलन। मेरा मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक है माँ, शायद जरूरत से ज्यादा ठीक, समाया ने मुस्कुराते हुए कहा, पर वह मुस्कान डरावनी थी। और आज की सगाई, वह मीरा के लिए नहीं, मेरे लिए होगी। आज मैं मीरा के भेजे हुए उस रद्दी लहंगे को नहीं पहनूंगी। आज समाया रायचंद वो पहनेगी जो उसे पसंद है। समाया अलमारी की तरफ बढ़ी और मीरा द्वारा भेजा गया वह कीमती गुलाबी लहंगा निकाला। अपर्णा कुछ बोल पाती, उससे पहले ही समाया ने पास रखी एक बड़ी कैंची उठाई और चर्रर की आवाज के साथ उस लहंगे के 2 टुकड़े कर दिए। ये क्या किया तुमने? समर्थ को ये रंग पसंद था, अपर्णा चिल्लाई। समाया ने कटे हुए लहंगे को कचरे के डिब्बे में डाल दिया। उसने अलमारी के एक अंधेरे कोने से एक पुराना सूट निकाला, एक ब्लैक लेदर पैंट और फिटेड ब्लेजर। यह उस समाया का नहीं था, पर अमीशा की रूह को यही पसंद था। माँ, नीचे जाइए और मेहमानों से कहिए कि रानी आ रही है। और हाँ, अगर दोबारा मेरे कमरे में जहर लाने की हिम्मत की, तो वो गिलास मैं आपके गले में उतार दूंगी। अपर्णा कांपते हुए कमरे से बाहर भाग गई। समाया ने आईने में खुद को देखा। उसने डार्क मरून लिपस्टिक लगाई और अपनी आंखों में काजल का गहरा स्ट्रोक दिया। एरेना, हवेली के सिक्योरिटी कैमरा हैक करो। मुझे देखना है कि नीचे हॉल में कौन कौन से गद्दार जमा है। पार्ट 4, सगाई का तांडव और शिकारी का आगमन।
नीचे रायचंद हवेली का विशाल हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। शहर के सबसे रईस बिजनेसमैन, राजनेता और अंडरवर्ल्ड के कुछ छुपे हुए चेहरे वहां मौजूद थे। हर तरफ शैंपेन के गिलास खनक रहे थे और हल्की संगीत की धुन गूंज रही थी। हॉल के बीचों बीच समर्थ सिंघानिया खड़ा था, सफेद टक्सीडो में, चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान। उसके बगल में खड़ी थी मीरा, जो खुद को समाया की सबसे अच्छी दोस्त कहती थी, पर असल में वह समर्थ की प्रेमिका थी और समाया की जायदाद पर नजरें गड़ाए बैठी थी। यार समर्थ, तुम्हारी ये होने वाली मंगेतर समाया अभी तक नीचे नहीं आई। सुना है वो इतनी डरपोक है कि मेहमानों को देखकर ही छुप जाती है, समर्थ के एक दोस्त ने हंसते हुए कहा। समर्थ ने उपेक्षा से कंधा उचकाया। वो एक गुड़िया है, उसे जैसा कहो वैसा करती है। आज भी वो वही पहनेगी जो मीरा ने चुना है, और वही बोलेगी जो मैंने उसे रटाया है। रायचंद ग्रुप की चाबियां मेरे हाथ में आने वाली है, बस यही मायने रखता है। तभी सीढ़ियों पर जूतों की एक खनकदार आवाज गूंजी। टाप टाप टाप। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। संगीत रुक गया। सबकी गर्दनें ऊपर की ओर मुड़ गईं। सीढ़ियों से समाया रायचंद नीचे उतर रही थी, पर यह वह समाया नहीं थी जिसे लोग जानते थे। उसने कोई गुलाबी लहंगा या भारी गहने नहीं पहने थे। वह ब्लैक पैंट सूट में थी। उसकी चाल में एक शेरनी जैसी फुर्ती और आंखों में मौत जैसी ठंडक थी। उसके खुले बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे और डार्क मरून लिपस्टिक उसके चेहरे को और भी कातिलाना बना रही थी। समाया, समर्थ चिल्लाया, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या तमाशा है? तुमने वो ड्रेस क्यों नहीं पहनी जो हमने भेजी थी? और ये काले कपड़े? किसी के मातम में आई हो? समाया हॉल के बीचों बीच रुकी। उसने समर्थ को ऊपर से नीचे तक देखा जैसे वह कोई कीड़ा हो। मातम ही समझो समर्थ, समाया की आवाज पूरे हॉल में गूंजी। तुम्हारी आजादी का मातम। और ये ड्रेस, यह सगाई रद्द होने का ऐलान है। पूरे हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। जयेश रायचंद, दादाजी, आगे बढ़े। समाया, होश में आओ, क्या बकवास कर रही हो? मिस्टर सिंघानिया से माफी मांगो। समाया ने दादाजी की आंखों में आंखें डालीं। माफी वो मांगते हैं जो कमजोर होते हैं, दादाजी। और रायचंद परिवार की वारिस अब कमजोर नहीं रही। तभी समर्थ ने गुस्से में समाया का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कड़ाक। एक पल से भी कम समय में समाया ने समर्थ का हाथ हवा में ही पकड़ा और उसे ऐसी तकनीक से मरोड़ा कि समर्थ के मुंह से चीख निकल गई और वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। हॉल में मौजूद बॉडीगार्ड्स अपनी गन निकालने ही वाले थे कि अचानक हवेली के मुख्य द्वार पर एक भयानक आवाज हुई। धाड़। हवेली के भारी सागवान के दरवाजे ऐसे खुले जैसे किसी तूफान ने उन्हें धक्का दिया हो। बाहर बारिश का तांडव जारी था और उसी अंधेरे और बिजली की कड़क के बीच 10 काली एसयूवी गाड़ियां रुकी हुई थीं। दरवाजे से काले लंबे कोट में एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसकी लंबाई, उसके चौड़े कंधे और उसकी आंखों की चमक इतनी तेज थी कि हॉल में खड़ा हर शख्स पीछे हट गया। वियान मल्होत्रा, अंडरवर्ल्ड का वह बेताज बादशाह, जिसके नाम से सरदें कांपती थीं। वह यहाँ किसी उत्सव के लिए नहीं आया था। उसके पीछे उसके अंगरक्षक ऐसे चल रहे थे जैसे मौत की सेना हो। वियान की नजरें सीधे समाया पर टिकी थीं। उसने जमीन पर पड़े समर्थ को देखा तक नहीं। वियान समाया के पास आकर रुका। हवा में एक अजीब सा तनाव फैल गया। वियान की आंखों में एक गहरी जिज्ञासा थी। मिस्टर रायचंद, वियान की भारी और शांत आवाज हॉल में गूंजी। आपने कहा था कि आपकी पोती नाजुक है, पर यहाँ तो मुझे एक शिकारी दिख रही है जिसने अभी अभी एक गीदड़ का शिकार किया है। वियान 2 कदम आगे बढ़ा और समाया के चेहरे के करीब झुककर धीमी आवाज में कहा, समाया रायचंद, वो पकड़, वो नफरत और वो अंदाज, तुम कौन हो? और तुम्हें ब्लैक कोबरा तकनीक किसने सिखाई? समाया ने बिना पलक झपकाए वियान की आंखों में देखा। उसे पता था कि यह आदमी उसका सबसे बड़ा दुश्मन रहा है, लेकिन अभी वह सिर्फ एक मोहरा था। मिस्टर मल्होत्रा, समाया ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, सवालों के जवाब महंगे होते हैं। क्या आप कीमत चुका पाएंगे? वियान के होठों पर एक ऐसी मुस्कान आई जो खौफनाक थी। कीमत? मैं पूरी दुनिया खरीद सकता हूँ,
समाया, बस ये बताओ कि तुम असली हो या कोई परछाई। पार्ट 5, सस्पेंस का आगाज और रानी का ऐलान। हॉल में सन्नाटा इतना गहरा था कि वियान मल्होत्रा की घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। समर्थ अभी भी जमीन पर अपने हाथ को पकड़े दर्द से कराह रहा था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह वियान और समाया के बीच आए। वियान ने अपनी गहरी भूरी आंखों से समाया को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने गौर किया कि समाया की सांसें बिल्कुल स्थिर थीं। कोई भी साधारण लड़की वियान मल्होत्रा के इतने करीब होने पर कांपने लगती, लेकिन समाया ऐसी खड़ी थी जैसे वह खुद इस साम्राज्य की मालकिन हो। कीमत की बात बाद में करेंगे, समाया। वियान ने अपनी जेब से एक सिगार निकाला, लेकिन उसे जलाया नहीं। उसने जयेश रायचंद की ओर रुख किया, जो पसीने पसीने हो रहे थे। रायचंद जी, वियान की आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। हम यहाँ ब्लैक थंडर प्रोजेक्ट के मर्जर पेपर साइन करने आए थे। आपने कहा था कि आपकी पोती की सगाई के बाद आप रायचंद ग्रुप के 40% शेयर्स मुझे सौंप देंगे। पेपर्स कहाँ है? जयेश रायचंद ने हकलाते हुए कहा। जी मिस्टर मल्होत्रा, पेपर्स तैयार है। बस सगाई की रस्म। सगाई नहीं होगी। समाया की आवाज बिजली की कड़क की तरह गूंजी। उसने पास रखी एक महंगी लकड़ी की मेज से वह फाइल उठाई जो मर्जर के लिए रखी थी। उसने पन्ने पलटे और रुक गई। अमीशा, समाया का जीनियस दिमाग उन पन्नों को स्कैन कर रहा था। एरेना चिप ने तुरंत स्क्रीन पर लाल सिग्नल दिया, चेतावनी। पन्ना नंबर 14, क्लाउज 1.2, यह एक डेथ ट्रैप है। समाया ने फाइल वियान की ओर फेंक दी। फाइल वियान के पैरों के पास जाकर गिरी। मिस्टर मल्होत्रा, आप यहाँ डील साइन करने नहीं, बल्कि रायचंद साम्राज्य को दफनाने आए हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के क्लाउज नंबर 14 में लिखा है कि साइन करने के 24 घंटे के भीतर आप रायचंद ग्रुप के सभी बैंकों को फ्रीज कर देंगे। क्या आपको सच में लगा था कि समाया रायचंद इतनी बेवकूफ है? वियान की आंखें सिकुड़ गईं। वह क्लाउज इतना बारीक और कानूनी भाषा में छुपा हुआ था कि रायचंद के अपने वकीलों को भी पता नहीं चला था। वियान को झटका लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह 18 साल की लड़की एक कॉर्पोरेट साजिश को सेकंडों में समझ गई। वियान एक कदम और करीब आया। इस बार उसका चेहरा समाया के कान के पास था। यह जानकारी तुम्हें किसने दी? एक ऐसी लड़की जिसे कल तक अपनी वसीयत का मतलब नहीं पता था, वह आज मेरे सबसे गुप्त कॉर्पोरेट मूव को कैसे जान गई? समाया ने पीछे हटने के बजाय वियान की ओर झुककर धीरे से कहा, मिस्टर मल्होत्रा, पुराने खंडहरों में अक्सर पुरानी आत्माएं भटकती है। शायद उनमें से किसी ने मुझे कान में बता दिया। वियान का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। खनेर। यह वही शब्द था जहां 3 घंटे पहले अमीशा का अंत हुआ था। वियान ने एक ठंडी मुस्कान दी। बहुत खूब। सगाई टूटने का गम तो नहीं, पर एक नए दुश्मन के मिलने की खुशी जरूर है। जयेश जी, यह डील आज नहीं होगी। समाया रायचंद ने खेल बदल दिया है। अब यह डील मेरे ऑफिस में होगी, और मैं चाहूंगा कि समाया खुद वहां आए। अगर उसमें हिम्मत है तो। वियान पलटा और अपने अंगरक्षकों के साथ हॉल से बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही हॉल का दम घुटने वाला माहौल थोड़ा हल्का हुआ, पर रायचंद परिवार के लिए मुश्किलें शुरू हो गई थीं। समर्थ जमीन से उठा और चिल्लाया, तुमने ये क्या किया समाया? तुमने सिंघानिया और मल्होत्रा दोनों से दुश्मनी ले ली। तुम बर्बाद हो जाओगी। समाया ने समर्थ की ओर देखा और महज इतना कहा, बर्बादी तो अब शुरू होगी समर्थ, पर तुम्हारी। वह वापस अपनी सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। ऊपर पहुंचकर उसने मुड़कर देखा। नीचे उसका पूरा परिवार उसे खौफ से देख रहा था। उसे पता था कि अब उसे हर कदम फूंक कर रखना होगा। वियान मल्होत्रा की कार में। वियान खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने फोन निकाला और अपने सबसे भरोसेमंद जासूस को कॉल किया। सुनो, समाया रायचंद, मुझे उसकी पिछले 18 साल की नहीं, बल्कि पिछले 18 घंटों की एक एक सेकंड की रिपोर्ट चाहिए। वो कहाँ गई, किससे मिली और उस खंडहर वाले ब्लास्ट के समय उसकी लोकेशन क्या थी? अगर वो अमीशा की कोई परछाई है, तो मुझे उसे जड़ से मिटाना होगा। और अगर वो खुद अमीशा है, तो मुझे उसे फिर से अपना बनाना होगा। अंधेरी रात में वियान की कार गायब हो गई और रायचंद हवेली के ऊपर बिजली कड़की। एपिसोड 2,
शिकारी का जाल और रानी की चाल। भाग 1। अगली सुबह और वियान का पहला दाव। सगाई के उस भयानक तांडव के बाद अगली सुबह की धूप रायचंद हवेली पर किसी नई जंग की तरह उतरी। हवेली के नौकर चाकर डरे हुए थे। कल रात जो समाया ने किया, उसकी गूंज अभी भी गलियारों में सुनाई दे रही थी। समाया, अमीशा, अपने बिस्तर पर बैठी थी। उसने पूरी रात अपनी आंखें नहीं झपकाई थीं। उसके सामने एक लैपटॉप खुला था और उसके दिमाग में एरेना चिप की डेटा स्ट्रीम चल रही थी। मास्टर, वियान मल्होत्रा ने आपकी जासूसी के लिए 3 साइबर हंटर्स तैनात किए हैं। वे आपके पिछले 24 घंटों का डिजिटल फुटप्रिंट ढूंढ रहे हैं। एरेना की आवाज गूंजी। समाया के होठों पर एक सर्द मुस्कान आई। उन्हें ढूंढने दो एरेना। उन्हें वही मिलेगा जो उन्हें दिखाना चाहती हूँ। क्या तुमने रायचंद ग्रुप के गुप्त खातों, सीक्रेट अकाउंट्स, का एक्सेस ले लिया है? जी मास्टर। जयेश रायचंद ने पिछले 5 सालों में करोड़ों रुपए मीरा चैरिटी के नाम पर डंप किए हैं, जो असल में एक शेल कंपनी है। समाया ने लैपटॉप बंद किया। उसे पता था कि वियान मल्होत्रा जैसा आदमी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। वह उसे अपने ऑफिस बुलाकर उसका टेस्ट लेना चाहता है। तभी कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। जयेश रायचंद, दादाजी और अपर्णा माँ अंदर दाखिल हुए। दोनों के चेहरे गुस्से और डर से पीला पड़ रहे थे। समाया, यह क्या पागलपन है? जयेश रायचंद चिल्लाए। मल्होत्रा ग्रुप के वकीलों का फोन आया है। अगर तुम आज सुबह 11 बजे वियान के ऑफिस नहीं पहुंची, तो वे हमारे ऊपर 500 करोड़ का मानहानि, डेफेमेशन का केस ठोक देंगे। समाया ने शांति से अपने नाखून देखे। 500 करोड़, बस इतना ही। दादाजी, वियान मल्होत्रा आपको इससे कहीं ज्यादा बड़ा घाव दे सकता था अगर कल मैंने उस डील को नहीं रोका होता। चुप रहो, अपर्णा चिल्लाई। तुमने समर्थ का हाथ तोड़ दिया, सगाई तोड़ दी। अब क्या तुम हमें सड़क पर लाना चाहती हो? चुपचाप तैयार हो जाओ और मल्होत्रा ऑफिस जाकर उनसे माफी मांगो। समाया खड़ी हुई। उसकी लंबाई उन दोनों से कम थी, पर उसका दबदबा उन पर भारी पड़ रहा था। मैं जा रही हूँ, पर माफी मांगने नहीं, अपनी शर्तें रखने। और याद रखिए, आज के बाद मेरे कमरे में बिना इजाजत कदम मत रखिएगा। दृश्य 2। मल्होत्रा एम्पायर का किला। मल्होत्रा कॉरपोरेशन की बिल्डिंग शहर के बीचों बीच एक काले कांच के पहाड़ जैसी खड़ी थी। यह सिर्फ एक ऑफिस नहीं था, बल्कि वियान मल्होत्रा का किला था। यहाँ परिंदा भी उसकी इजाजत के बिना पर नहीं मार सकता था। समाया की कार गेट पर रुकी। जैसे ही वह बाहर निकली, उसने महसूस किया कि दर्जनों सुरक्षा कैमरे और लेजर स्कैनर्स उस पर टिके हुए थे। वियान उसे हर एंगल से परख रहा था। मास्टर, लिफ्ट में वॉइस रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक सेंसर लगे हैं। वियान आपकी धड़कनों की रफ्तार नापना चाहता है, एरेना ने चेतावनी दी। समाया ने एक गहरी सांस ली। एरेना, मेरा पल्स रेट 72 पर लॉक कर दो। उसे कोई घबराहट नहीं दिखनी चाहिए। जैसे ही समाया वियान के केबिन के सामने पहुंची, विशाल ऑटोमेटिक दरवाजे खुल गए। अंदर का नजारा किसी लग्जरी पेंटहाउस जैसा था। वियान अपनी विशाल मेज के पीछे बैठा था। सामने की कांच की दीवार से पूरा शहर उसके कदमों में दिख रहा था। वियान ने सिर नहीं उठाया। वह कुछ पेपर्स पढ़ रहा था। उसने समाया को 5 मिनट तक खड़ा रखा। यह उसकी पुरानी तकनीक थी सामने वाले का आत्मविश्वास तोड़ने की। बैठो, समाया रायचंद, वियान ने बिना देखे कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी। समाया बैठी नहीं। वह सीधे वियान की मेज के पास गई और उसके सामने रखे पानी के गिलास से एक घूंट पिया। मिस्टर मल्होत्रा, मेरा वक्त बहुत कीमती है। अगर आपको मेरी जासूसी ही करनी थी, तो मुझे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? आप तो कल रात से ही मेरे पीछे अपने शिकारी लगा चुके हैं। वियान ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी गहरी भूरी आंखें समाया के चेहरे पर जम गईं। उसने मेज पर एक छोटा सा गैजेट रखा। यह एक होलोग्राम था। होलोग्राम में कल रात के खंडहर वाले धमाके की फुटेज चल रही थी। कल रात ठीक 2:10 पर मेरी सबसे बड़ी दुश्मन, अमीशा, इस आग में जलकर राख हो गई, वियान ने धीमी और खतरनाक आवाज में कहा। और ठीक 2:11 पर
तुम्हारी रुकी हुई धड़कनें फिर से चलने लगीं। क्या यह इत्तेफाक है, समाया, या तुम उस आग से निकली कोई रूह हो? समाया का दिल एक पल के लिए धड़का, पर एरेना ने उसे तुरंत स्थिर कर दिया। समाया वियान की ओर झुकी, इतनी करीब कि वह वियान के परफ्यूम की खुशबू महसूस कर सकती थी। मिस्टर मल्होत्रा, इत्तेफाक कमजोर लोगों के लिए होते हैं। मैं यहाँ बिजनेस करने आई हूँ। क्या आप ब्लैक थंडर डील को मेरे तरीके से साइन करने के लिए तैयार है, या आप अभी भी मुर्दों के पीछे भागना चाहते हैं? वियान ने अचानक समाया की कलाई पकड़ी। उसकी पकड़ लोहे जैसी सख्त थी। तुम्हारी कलाई पर वही प्रेशर पॉइंट्स है जो अमीशा इस्तेमाल करती थी। तुम्हारी आंखों में वही नफरत है। तुम हो कौन? समाया ने अपनी कलाई छुड़ाने के बजाय वियान की आंखों में सीधे झांका। मैं वो हूं जिसे आपने कल रात शिकारी कहा था, और एक शिकारी कभी अपना नकाब नहीं उतारता। पार्ट 2, वियान का डेथ टेस्ट, द सर्वाइवल गेम। वियान ने समाया की कलाई अभी भी कसकर पकड़ रखी थी। केबिन का तापमान अचानक गिर गया था। समाया ने अपनी कलाई को छुड़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने वियान की आंखों में वह चुनौती दी जो उसने आज तक किसी महिला की आंखों में नहीं देखी थी। मिस्टर मल्होत्रा, अगर कलाई पकड़ने से सच बाहर आता तो पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती, समाया ने ठंडे लहजे में कहा। वियान ने उसे छोड़ दिया और अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। सच बातों से नहीं, हरकतों से पता चलता है। तुमने कहा कि तुम यहाँ बिजनेस करने आई हो, तो ठीक है, देखते हैं कि रायचंद ग्रुप की यह नई वारिस दबाव में कैसे काम करती है। वियान ने मेज पर एक लाल बटन दबाया। अचानक पूरे ऑफिस की लाइटें लाल हो गईं और एक सायरन बजने लगा। चेतावनी, सिक्योरिटी ब्रीच, केबिन लॉक हो रहा है। एरेना की आवाज समाया के दिमाग में गूंजी। मास्टर, वियान ने जानबूझकर सिस्टम हैक किया है। बाहर से 5 हथियारबंद लोग केबिन की ओर बढ़ रहे हैं। यह एक टेस्ट है। समाया ने वियान की ओर देखा। वियान शांति से अपनी कुर्सी पर बैठा रहा, जैसे उसे अपनी जान की कोई परवाह न हो। मेरा ऑफिस अभी लॉक हो चुका है, समाया। अगले 5 मिनट में यहाँ वो लोग आएंगे जो मेरी जान के दुश्मन हैं। अगर तुम बच गई तो मैं मान लूंगा कि तुम ब्लैक थंडर डील के लायक हो, और अगर नहीं तो रायचंद ग्रुप को नया वारिस ढूंढना होगा। समाया के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। उसने अपने कोट के बटन खोले और अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाईं। सिर्फ 5 मिनट मिस्टर मल्होत्रा। मुझे तो लगा था आप मेरा ज्यादा वक्त लेंगे। तभी केबिन का कांच तोड़कर 2 नकाबपोश अंदर कूदे। उनके हाथों में इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली छड़ें थीं। वियान अपनी जगह से नहीं हिला, वह बस समाया को देख रहा था। समाया ने बिजली की रफ्तार से अपनी जगह बदली। उसने मेज पर पड़ा भारी क्रिस्टल का पेपरवेट उठाया और पहले हमलावर के माथे पर दे मारा। वह वहीं ढेर हो गया। दूसरे ने हमला किया, पर समाया ने झुककर उसके घुटने पर लात मारी और उसका सिर मेज के कोने से टकरा दिया। एरेना, मास्टर, पीछे से तीसरा हमलावर गन निकाल रहा है। 3, 2, 1, झुकिए। समाया ने हवा में कलाबाजी खाई। गोली वियान के सिर के ठीक ऊपर से गुजरी और पीछे की दीवार में धंस गई। वियान ने पलक तक नहीं झपकाई। वह देखना चाहता था कि क्या समाया वही अमीशा वाली किलर मूव्स इस्तेमाल करती है। समाया ने दीवार का सहारा लेकर एक वॉल जंप किया और सीधे गन पकड़े हुए आदमी के कंधों पर जा बैठी। उसने उसकी गर्दन को एक खास तरीके से मरोड़ा जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा। 4 मिनट के अंदर 5 हमलावर जमीन पर थे। समाया की सांसें थोड़ी तेज थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उसने जमीन से एक गन उठाई और सीधा वियान मल्होत्रा की पेशानी, फोरहेड, पर टिका दी। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। टेस्ट खत्म हुआ, मिस्टर मल्होत्रा, समाया की आवाज में वह कातिलाना गहराई थी। अगली बार अगर मुझे परखने की कोशिश की, तो याद रखिएगा, मैं निशाना कभी नहीं चूकती। वियान ने गन की नली को छुआ। उसके चेहरे पर एक गहरी, रहस्यमयी मुस्कान आई। निशाना तो अमीशा का भी नहीं चूकता था, पर उसने कभी मुझ पर गोली नहीं चलाई। तुमने चला दी, इसका मतलब तुम उससे भी ज्यादा खतरनाक हो। वियान खड़ा हुआ और समाया के हाथ से गन छीनकर मेज पर रख दी। तुम पास हो गई। कल सुबह तुम्हें एक फाइल मिलेगी।
वह एक ऐसी कंपनी है जिसे कोई नहीं बचा सका। अगर तुम उसे 1 हफ्ते में मुनाफे में ले आई तो रायचंद ग्रुप का सारा कंट्रोल तुम्हारा होगा, और मेरा भी। समाया मुड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। फाइल भेज दीजिएगा। और हाँ, अपने इन लड़कों को अच्छे हॉस्पिटल भेजिए, इनकी हड्डियां मैंने काफी बुरी तरह तोड़ी है। जब समाया बाहर निकल गई तो वियान का सेक्रेटरी अंदर आया। सर, क्या ये वही है? वियान ने अपनी मेज पर पड़े समाया के फिंगरप्रिंट्स को देखा। फिंगरप्रिंट्स समाया के हैं, रूह हमेशा की है और दिमाग शैतान का। ये जो भी है, ये मेरी सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है। पार्ट 3, खंडहर का वफादार और असंभव चुनौती। वियान के ऑफिस से निकलने के बाद समाया सीधे रायचंद मिशन नहीं गई। उसने अपनी गाड़ी एक सुनसान इलाके में रोकी और अपनी घड़ी में लगे एरेना चिप को एक्टिवेट किया। एरेना, वियान ने जिस कंपनी की बात की थी, उसका डेटा निकालो, समाया ने आदेश दिया। एरेना, मास्टर, उस कंपनी का नाम R.K. लॉजिस्टिक्स है। यह कभी रायचंद ग्रुप की रीढ़ की हड्डी थी, लेकिन अब यह 2000 करोड़ के कर्ज में है। इसका यूनियन लीडर भैरों एक गुंडा है जिसे सिंघानिया परिवार का संरक्षण प्राप्त है। वियान जानता है कि इसे बचाना नामुमकिन है। समाया के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आई। नामुमकिन शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। वियान मुझे उलझाकर रखना चाहता है ताकि वह मेरी जासूसी कर सके, लेकिन उसे नहीं पता कि इस कंपनी का इस्तेमाल अपना नया बेस बनाने के लिए करूंगी। तभी एरेना ने एक अलर्ट दिया। मास्टर, एक सुरक्षित सिग्नल मिल रहा है। कोड नाम घोस्ट 01। यह हमेशा के पुराने नेटवर्क से आ रहा है। समाया का दिल धड़क उठा। घोस्ट 01 और कोई नहीं, उसका सबसे वफादार बॉडीगार्ड और हैकर आर्यन था। आर्यन को सब मृत मान चुके थे क्योंकि वह धमाके के समय खंडहर के बाहरी घेरे पर तैनात था। लोकेशन ट्रैक करो, समाया ने चिल्लाकर कहा। लोकेशन शहर के सबसे पुराने और खतरनाक इलाके काली बस्ती की थी। समाया ने अपनी गाड़ी घुमाई और तेज रफ्तार से उस ओर निकल गई। दृश्य 2, काली बस्ती का राज। रात के अंधेरे में काली बस्ती किसी नरक जैसी लग रही थी। समाया ने अपना चेहरा हुड से ढका और एक पुरानी कबाड़ की दुकान के पीछे बने तहखाने की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके गले पर एक ठंडी और पैनी चाकू की धार महसूस हुई। एक कदम और तुम्हारी गर्दन अलग होगी, एक ठंडी और जानी पहचानी आवाज गूंजी। समाया बिल्कुल नहीं डरी। उसने धीमी आवाज में कहा, आर्यन, कोड रेड का मतलब भागना नहीं, बल्कि पलटवार करना होता है। क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया था? चाकू की धार रुक गई। सामने खड़ा नौजवान, जिसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और चेहरा जख्मों से भरा था, हक्का बक्का रह गया। वह आर्यन था। उसने समाया को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम कौन हो? तुम्हें यह कोड कैसे पता? और तुम समाया रायचंद हो, तो तुम्हारी आवाज में मेरी बॉस अमीशा जैसा दम कैसे है? आर्यन ने अपनी गन तान दी। समाया ने हुड हटाया और आर्यन की आंखों में झांका। आर्यन, खंडहर के पिछले हिस्से में एक गुप्त अलमारी थी जिसमें तुम अपनी बहन की तस्वीर रखते थे, और धमाके से ठीक 5 मिनट पहले मैंने तुम्हें एक मैसेज भेजा था, जीते रहना। क्या अब भी यकीन नहीं आता? आर्यन के हाथों से गन गिर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बॉस, पर यह चेहरा, यह शरीर। समाया ने आर्यन का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। लंबी कहानी है आर्यन। अभी के लिए इतना समझो कि मैं वापस आ गई हूं। राज, लीसा और उन गद्दारों को लगा कि उन्होंने मुझे खत्म कर दिया, पर उन्होंने सिर्फ आग को हवा दी है। दृश्य 3, वियान का नया जाल। इधर वियान मल्होत्रा अपने निजी जिम में था। वह पंचिंग बैग पर अपनी पूरी ताकत आजमा रहा था। हर पंच के साथ उसे समाया का वह चेहरा याद आ रहा था जिसने उस पर गन तानी थी। उसका सेक्रेटरी खन्ना अंदर आया। सर, समाया रायचंद काली बस्ती गई थी। हमारी टीम ने उसे फॉलो किया, पर वह एक कबाड़ की दुकान के पीछे गायब हो गई। वहां के सिग्नल जैम कर दिए गए थे। वियान रुका। उसके शरीर से पसीना बह रहा था।
सिग्नल जैम। एक 18 साल की लड़की के पास मिलिट्री ग्रेड के जैमर्स कहाँ से आए? खन्ना, वह लड़की समाया नहीं है। वह हमीशा की परछाई है, या शायद खुद अमीशा। पर कैसे, यह मुझे पता लगाना होगा। वियान ने अपना तौलिया फेंकते हुए कहा। आर.के. लॉजिस्टिक्स के यूनियन लीडर भैरों को फोन करो। उससे कहो कि समाया रायचंद कल कंपनी आ रही है। उसे इतना डराओ कि वह खुद अपनी जान की भीख मांगे। मैं देखना चाहता हूं कि समाया इस मुश्किल से कैसे निकलती है। दृश्य 4, कंपनी में कदम। अगली सुबह समाया, अमीशा, आर.के. लॉजिस्टिक्स के गेट पर पहुंची। वहां हजारों मजदूर हाथों में डंडे लिए खड़े थे। बीच में भैरों खड़ा था, जो अपनी मूंछों पर ताव दे रहा था। ये छोटी बच्ची हमें कंपनी चलाना सिखाएगी, भैरों जोर से हंसा। मजदूरों ने भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। समाया कार से बाहर निकली। उसके पीछे आर्यन था, जो अब उसका ड्राइवर और बॉडीगार्ड बन चुका था। समाया ने धूप का चश्मा उतारा और भैरों की ओर बढ़ी। भैरों, समाया ने शांत लेकिन झरीली आवाज में कहा। वियान मल्होत्रा ने तुम्हें कितना पैसा दिया है, यहाँ ड्रामा करने के लिए? जितना उसने दिया है, उसका 2 गुना मैं तुम्हें दूंगी, तुम्हारी जान बख्शने के लिए। भैरों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तू, तेरी इतनी हिम्मत! उसने अपना हाथ उठाया, पर समाया ने बिजली की फुर्ती से उसका हाथ पकड़ा और उसे पीछे की ओर मोड़ दिया। कलाक! हड्डी टूटने की आवाज मजदूरों के शोर में भी साफ सुनाई दी। समाया ने भैरों का सिर अपनी कार के बोनट पर दे मारा। आर.के. लॉजिस्टिक्स में अब सिर्फ एक ही कानून चलेगा, मेरा। जिसे काम करना है, वो अंदर आए, जिसे राजनीति करनी है, वो अपनी वसीयत लिखवा ले। तभी दूर से एक काली गाड़ी रुकी। वियान मल्होत्रा दूरबीन से यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आई। वेल डन, समाया। तुमने आग लगा दी है। अब देखते हैं, तुम इसमें जलती हो या निखरती हो। पार्ट 4, डिनर का झर और शिकारी की जासूसी। आर.के. लॉजिस्टिक्स में भैरों की हड्डी तोड़ने के बाद समाया ने सिर्फ 24 घंटों में यूनियन को घुटनों पर ला दिया था। उसने आर्यन की मदद से उन मजदूरों की लिस्ट निकाली जिनके साथ अन्याय हुआ था, और सीधे उनके खातों में पैसा ट्रांसफर करवा दिया। मजदूरों के लिए वह अब साहब नहीं, मसीहा बन चुकी थी। लेकिन समाया जानती थी कि असली जंग हवेली के अंदर है। दृश्य 1, रायचंद हवेली में सन्नाटा। शाम के 7 बज रहे थे। रायचंद हवेली को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। जयेश रायचंद आज बहुत खुश थे, क्योंकि वियान मल्होत्रा खुद उनके घर डिनर पर आ रहा था। समाया, जल्दी तैयार हो जाओ, अपर्णा, माँ, ने समाया के कमरे में झांकते हुए कहा। वियान जी आ रहे हैं। इस बार कोई तमाशा मत करना, वरना सिंघानिया और मल्होत्रा दोनों मिलकर हमें बर्बाद कर देंगे। समाया ने आईने में अपनी नीली आंखों को देखा। उसने एरेना से पूछा, एरेना, क्या वियान अकेले आ रहा है? एरेना, मास्टर, वियान के साथ उसके 3 बॉडीगार्ड्स हैं, जो तकनीकी रूप से स्पाई डिवाइसेस से लैस है। वे डिनर के बहाने आपके कमरे और घर के कोने कोने में बग्स, सुनने वाले उपकरण, लगाने की कोशिश करेंगे। समाया मुस्कुराई। उन्हें आने दो। मैंने आर्यन से कहकर पूरे घर में फ्रीक्वेंसी जैमर्स एक्टिवेट करवा दिए हैं। उन्हें सिर्फ वही सुनाई देगा जो उन्हें सुनाना चाहती हूँ। दृश्य 2, वियान मल्होत्रा का आगमन। एक काले रंग की रोल्स रॉयस हवेली के गेट पर रुकी। वियान मल्होत्रा बाहर निकला। आज उसने कोई बिजनेस सूट नहीं, बल्कि एक गहरे नीले रंग की कैजुअल शर्ट पहनी थी, लेकिन उसका दबदबा अभी भी वैसा ही था। डिनर टेबल पर सन्नाटा था। जयेश रायचंद और अपर्णा लगातार वियान की खुशामद कर रहे थे। समर्थ और मीरा भी वहां मौजूद थे। समर्थ का हाथ अभी भी पट्टी में बंधा था, और वह समाया को नफरत भरी नजरों से देख रहा था। तभी समाया सीढ़ियों से उतरी। उसने एक साधारण सी सफेद साड़ी पहनी थी, लेकिन उसका अंदाज किसी महारानी से कम नहीं था। वियान की नजरें समाया पर जम गईं। समाया, सुना है आज आर.के. लॉजिस्टिक्स में काफी खून खराबा हुआ। भैरों हॉस्पिटल में है। समाया ने अपनी प्लेट में खाना लेते हुए कहा। खून खराबा नहीं मिस्टर मल्होत्रा, बस सफाई की थी।
कचरा साफ करने के लिए हाथ तो गंदे करने ही पड़ते हैं। वियान मुस्कुराया। दिलचस्प। वैसे तुम्हारा कमरा बहुत सुंदर है। क्या मैं घर देख सकता हूँ? मुझे पुरानी वास्तुकला, आर्किटेक्चर पसंद है। समाया समझ गई कि वह तलाशी लेना चाहता है। बिल्कुल, मेरा घर आपका ही है। दृश्य 3, मीरा का साजिश और झरीली कोल्ड ड्रिंक। वियान डिनर के बाद घर देखने के बहाने ऊपर गया। उसके बॉडीगार्ड्स चुपचाप दीवारों और कोनों में छोटे छोटे कैमरे लगाने लगे। समाया ने उन्हें नहीं रोका, क्योंकि उसे पता था कि आर्य ने उन कैमरों को पहले ही लूप, एक ही दृश्य बार बार दिखाना, पर डाल दिया है। इधर नीचे मीरा ने समाया के लिए एक कोल्ड ड्रिंक का गिलास तैयार किया। उसने चुपके से उसमें एक ऐसी दवा मिला दी जिससे इंसान को पैनिक अटैक आने लगता है और वह पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। समाया, ये लो। आज बहुत थक गई होगी तुम। मीरा ने बड़ी मासूमियत से गिलास समाया की ओर बढ़ाया। समाया ने गिलास लिया, लेकिन उसे पिया नहीं। एरेना ने तुरंत अलर्ट दिया, चेतावनी, इसमें साइकोटिक ट्रिगर मिलाया गया है। यह आपके नर्वस सिस्टम को अस्थायी रूप से अनियंत्रित कर सकता है। समाया ने मीरा की आंखों में देखा। थैंक यू मीरा। वैसे वियान जी भी प्यासे होंगे, क्यों न ये गिलास उन्हें दिया जाए? मीरा घबरा गई। नन्ही, ये तुम्हारे लिए है। उनके लिए मैं दूसरा ले आऊंगी। उसी समय वियान ऊपर से नीचे उतरा। समाया ने बड़ी फुर्ती से गिलास वियान की ओर बढ़ाया। मिस्टर मल्होत्रा, मीरा ने बहुत प्यार से ये ड्रिंक बनाई है। चखकर देखिए। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। अगर वियान ने ये पी लिया और उसे कुछ हुआ, तो मल्होत्रा ग्रुप पूरे रायचंद खानदान को जिंदा गाड़ देगा। वियान ने गिलास लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी तेज नजरों ने मीरा के कांपते हाथों को देख लिया था। वियान ने गिलास लिया और उसे सीधे फर्श पर छोड़ दिया। कलाक, गिलास टूट गया। सॉरी, मेरा हाथ फिसल गया, वियान ने समाया की आंखों में देखते हुए कहा। उसे समझ आ गया था कि यहाँ कुछ और ही पक रहा है। वियान समाया के और करीब आया और उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, तुम्हारे दुश्मन बहुत घटिया चालें चलते हैं, समाया। अगर तुम अमीशा होती, तो अब तक मीरा की लाश यहाँ पड़ी होती। तुमने इसे जिंदा क्यों छोड़ा है? समाया ने जवाब दिया, क्योंकि कभी कभी शिकार को तड़पाकर मारने में ज्यादा मजा आता